Hello everyone. Let me introduce myself to you. So, I am the learned human, and here we at Live to Learn will be learning chapter 2nd, that is Human Settlements of class 12th NCERT, India, People and Economy. I know, it's very difficult for some people to understand geography. I'll be simplifying it and the language we will be using will be English. तो हम सबसे आसान भाषा में, सबसे छोटी वीडियो में और सबसे ईजीएस्ट तरीके से इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे. सो ह्यूमन सेटलमेंट्स एक्चुअली है क्या? A cluster of dwellings of any size or type where humans live. यानी कि एक क्लस्टर जहाँ पे किसी भी साइज में किसी भी तरह का एरिया हो जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं वो ह्यूमन सेटलमेंट है. सिंपल एज दैट. वो छोटा सा हैमलेट भी हो सकता है और वो मेट्रोपॉलिटन्स भी हो सकते हैं. सो बेसिकली हमने क्या लर्न किया कि ह्यूमन सेटलमेंट किसी भी एरिया को बनने के लिए दो चीजें चाहिए. एक तो ग्रुपिंग ऑफ पीपल होना चाहिए और दूसरा एक टेरिटरी होनी चाहिए जहाँ पे वो रह रहे हैं. आपने देखा होगा जैसे मॉडर्न टाइम्स में अगर आप देखो तो सोसाइटीज में लोग रहते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट. और पुराने एरियाज में देखोगे तो रूरल सेटलमेंट्स होती हैं. पहाड़ों पे देखो तो छोटे छोटे गांव होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे एरियाज में बहुत सारे घर होते हैं. वहां पे लोग रह रहे होते हैं. कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे एरिया में आपको एक ही घर दिखेगा. तो हर तरह का एरिया, हर तरह का ऐसा सेटलमेंट एक टाइप ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. सेटलमेंट्स छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है. छोटी होने के साथ साथ बहुत स्पार्सली स्पेस्ड हो सकती है. मतलब उसमें शायद 100 लोग रहते हो 10 किलोमीटर के एरिया में, ऐसी भी हो सकती है. और 1000 लोग रहते हो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, तो कॉम्पैक्ट और क्लोजली स्पेस भी हो सकती है. ठीक है. तो विलेजेस क्या होते हैं? विलेजेस इक्वल्स टू sparsely located and closely spaced area where the primary activity is the main occupation. villages में generally आप नोट करोगे कि primary activity ही होती है जो main एक्टिविटी होती है वहाँ पे. प्राइमरी एक्टिविटी में आपका एग्रीकल्चर आ गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आ गया, पास्चर्स हो गया, ये सब चीजें हो गई. या फिर मिनरल्स को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करना, माइनिंग करना, इस टाइप की चीजें हो गई. ठीक है. तो एक मेजर फैक्टर जो हमें यहाँ पे समझना है कि जैसे जैसे एरिया चेंज होता है, एरिया का साइज चेंज होता है, वैसे वैसे उस जगह का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होता है, उस जगह का सोशल स्ट्रक्चर चेंज होता है, उस जगह की इकोलॉजी चेंज होती है, उस जगह की टेक्नोलॉजी चेंज होती है. ठीक है. तो साइज चेंज से ये 4 चीजें चेंज होती है और ये 4 चीजें चेंज होने से ह्यूमन सेटलमेंट का फॉर्म चेंज हो जाता है. अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो 2 तरह की सेटलमेंट्स है हमारी ह्यूमन सेटलमेंट्स, विच इज अर्बन सेटलमेंट एंड रूरल सेटलमेंट, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हमें एक बार देख लेना चाहिए. सो 3 बेसिक डिफरेंसेस होते हैं. सबसे पहला तो जो हमने विलेजेस की डेफिनेशन में ही समझ लिया था कि प्राइमरी एक्टिविटीज रूरल एरियाज में होती हैं. ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, रॉ मटेरियल का काम करने में इन्वॉल्व होते हैं, या बेसिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करने में, इस टाइप की चीजों में होते हैं. या फॉरेस्ट एरियाज में देखोगे तो फॉरेस्ट से जाके टिम्बर कलेक्ट करना, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स कलेक्ट करना, फल कलेक्ट करना, एप्पल फार्मिंग करना, इस टाइप की चीजें हो गई. कोस्टल एरियाज में आप देखोगे तो फिशिंग की एक्टिविटी हो गई. फिशिंग करके वो लोग अपनी अर्निंग करते हैं. ठीक है. तो ये रूरल एरियाज में होता है. जबकि आप अर्बन एरियाज में देखोगे तो ज्यादातर लोग जो है वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, यानी कि सर्विसेज में या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होंगे. रॉ मटेरियल को यूज करके उसको प्रोसेस करके उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना. ठीक है. अलग अलग तरह की सर्विसेज देना, जैसे डॉक्टर एक सर्विस है, जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर एक सर्विस है, इस तरह की एक्टिविटीज करना. तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी. सेकेंड चीज जो हमें देखना है डिफरेंस, कि सिटीज जो है वो नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की तरह एक्ट करते हैं. नोड का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां से बहुत सारी चीजें निकल रही हों, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ इधर. ठीक है. तो अर्बन एरियाज से बेसिकली जो फाइनल गुड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज ये सब बनते हैं वो रूरल एरियाज में जाते हैं. और रूरल एरियाज से ये लोग क्या लेते हैं? फूड लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं. और इनको कनेक्ट कैसे करते हैं? इनको कनेक्ट किया जाता है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सर्विसेज के द्वारा. ठीक है. थर्ड डिफरेंस जो हम देखते हैं
वो आपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा। सोशल स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है। सोशल स्ट्रक्चर होता है, सोशल फैब्रिक क्या होता है हमारा, कि सोसाइटी कैसे बनी हुई है, कैसे लोग आपस में इन्वॉल्व है, कल्चरली इन्वॉल्व हैं, कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, एटीट्यूड कैसा है, आउटलुक कैसा है। तो आपने देखा होगा रूरल एरियाज में जनरली एक शादी भी होती है तो पूरी कम्युनिटी मिलके शादी में सबके लिए काम कर रहे होते हैं, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहरों में हर कोई अपनी अपनी चीजें अपने अपने हिसाब से करता है, ठीक है। तो सोशल रिलेशंस अमंग द रूरल एरियाज दे आर वेरी इंटीमेट, वेयर एज इन अर्बन एरियाज द लाइफ इज कॉम्प्लेक्स and it is very fast moving and the relations are generally very formal, ठीक है। so we learned कि रूरल सेटलमेंट्स होते हैं और अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। पहला डिफरेंस उनके टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पे होता है। दूसरा डिफरेंस होता है उनकी ग्रोथ पे, क्योंकि सिटीज जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का नोड एक्ट करती है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा डेवलप्ड होती हैं। और तीसरा डिफरेंस हमने देखा उनके सोशल स्ट्रक्चर में। नाउ अब हम देखेंगे कि रूरल सेटलमेंट्स और अर्बन सेटलमेंट्स क्या क्या तरीके की होती हैं। ओके, सो रूरल सेटलमेंट्स, पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से रूरल सेटलमेंट्स अलग हो जाती हैं। इन इंडिया कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड विलेजेस ऑफ अ फ्यू हंड्रेड हाउसेज इज रादर यूनिवर्सल फीचर, पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स में अगर हम देखेंगे तो एक कॉम्पैक्ट यानी कि बहुत छोटे से एरिया में या बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक सी जगह में बहुत सारे घर होंगे, आपको वो विलेज दिखेगा, ठीक है। जनरली नॉर्दर्न प्लेन्स में ऐसे विलेजेस होते हैं, ठीक है। और कुछ अलग तरह के भी होते हैं जहाँ पे आपको बहुत दूर दूर पे बहुत सारे घर दिखेंगे, जो आप जनरली नोट करोगे हिल्स में, ठीक है। कोस्टल टाउन्स अलग, कोस्टल विलेजेस अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हुए? पहला तो फिजिकल फीचर्स, कैसा टेरेन है, कैसा ऑल्टीट्यूड है, ठंड है, ऑल्टीट्यूड की वजह से ठंड आ जाती है, बारिश आ जाती है, अलग अलग चीजें होती है, प्लेन्स है, कैसा है, ठीक है, ये सब फर्क पड़ता है। क्लाइमेट कैसा है, वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है। देन सेकेंड थिंग इज कल्चरल एथनिसिटी, यानी कि किस तरह का सोशल स्ट्रक्चर है, कास्ट और रिलीजन किस तरीके से फॉलो हो रहा है, इसकी वजह से भी बहुत सारे सेटलमेंट्स डिफर करते हैं। देन तीसरा है सिक्योरिटी फैक्टर्स। अब बहुत सारे एरियाज में आप देखोगे ना, जैसे नक्सल एरियाज में जाओगे, छत्तीसगढ़ साइड जाओगे, आपका एमपी के कुछ एरियाज हैं, चंबल रेवाइंस हैं, ऐसी जगह पे देखोगे तो सिक्योरिटी एक फैक्टर होता है। नागालैंड है, जो बॉर्डर एरियाज है, बॉर्डरिंग टाउन्स है, वहां पे सिक्योरिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट्स है, रॉबरीज है, इस तरीके की चीजों की वजह से भी एक स्ट्रक्चर बनता है। तो हमने 4 तरीकों से, यानी कि 4 टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स में डिवीजन किया है। फर्स्ट इज क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स वो सेटलमेंट्स होते हैं जहाँ पे कॉम्पैक्ट एंड क्लोजली बिल्ट एरियाज हैं, ठीक है। आप ये देखोगे जनरली विलेज ऐसे होंगे कि एक छोटे से एरिया में बहुत सारे हाउसेज हैं और उनके आसपास उनके फील्ड्स हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये जनरली कहाँ पे होता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है। और अलग अलग कारण की वजह से, ये फर्टाइल एरिया है, अलुवियल प्लेन्स है, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। कुछ एरियाज है जैसे बुंदेलखंड रीजन है सेंट्रल इंडिया का, नागालैंड है, ये एरियाज में सिक्योरिटी या डिफेंस ऐसा रीजन है कि विलेजेस इस तरीके के हैं। राजस्थान है जहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, तो जब वाटर स्कैरसिटी है तो जहां पे भी पानी होगा वहां पे ज्यादातर लोग एक साथ में रहेंगे जिससे ज्यादा पानी का यूज कर पाए, ठीक है। देन सेकंड इज सेमी क्लस्टर्ड विलेजेस, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स बेसिकली। तो इस सेटलमेंट में क्या होता है, एक बहुत सारा बड़ा सा एरिया होता है, उसमें छोटे छोटे पैकेट्स में लोग रह रहे होते हैं। और जनरली ऐसा होता है कुछ एरियाज में, कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स में स्पेशली ऐसा होता है कि कास्ट के बेसिस पे लोग ये डिवाइड कर देते हैं कि अच्छा अपर कास्ट जो है वो सेंट्रल एरिया ले लेती है और जो लोअर कास्ट है वो फ्रिंज एरियाज में रह रहे होते हैं, ठीक है। तो लैंड ओनिंग एंड डोमिनेंट कम्युनिटी ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज, वेयरएज पीपल ऑफ लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी एंड menial वर्कर्स दे सेटल ऑन द आउटर फ्लैंक्स ऑफ द विलेज, ओके। देन थर्ड वी हैव इज हैमलेटेड सेटलमेंट्स। हैमलेट्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे पहाड़ों पे फिजिकल फीचर्स की वजह से, इवन वेस्टर्न घाट्स वाली साइड पे देखोगे आप, या ईस्टर्न घाट्स वाली साइड पे देखोगे, या प्लेटू एरियाज में भी देखोगे, तो फिजिकल फीचर्स जो अर्थ के होते हैं उसकी वजह से
एक पर्टिकुलर एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है, जैसे कोई नदी बीच में आ गई, उसकी वजह से दो सेटलमेंट्स के बीच में एक डिफरेंस आ गया, या कोई पहाड़ बीच में आ गया। वैलीज में जनरली इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। सेम वे राजस्थान के कुछ एरियाज में आपको ऐसा दिखेगा। मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़, लोअर वैलीज ऑफ हिमालयाज, यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा कि फिजिकल फीचर्स की वजह से एक यूनिट्स में अलग अलग लोग रहते हैं, और इन यूनिट्स को अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे बुलाया जाता है, जैसे पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धानी, इस तरीके से सबको नाम दिए जाते हैं। देन फोर्थ वी हैव डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड या आइसोलेटेड सेटलमेंट मतलब जो बहुत अलग अलग, बहुत दूर दूर कोई घर आपको दिखेंगे, पास पास कोई नहीं रहता है। जैसे पहाड़ों पे टेरेस फार्मिंग वाले एरियाज आप देखोगे तो वहां पे एक घर होगा और उसके आसपास में उनका जो टेरेस फार्म होगा, उनका जो एरिया होगा, वो अपने इस तरीके से रह रहे हैं। कुछ एक दो घर होंगे, जनरली ऐसा माउंटेन्स और फॉरेस्ट में होता है। और ये कहाँ पे ऑब्जर्व करोगे आप, कौन से स्टेट्स में? वो है जैसे उत्तराखंड में, मेघालय में, हिमाचल प्रदेश में, केरला में, इस टाइप का एरिया। पास्चर्स होंगे इनके आसपास में, फार्म्स होंगे। ओके, ये हमारे 4 तरह के रूरल सेटलमेंट्स थे। अब आते हैं अर्बन सेटलमेंट पे। अर्बन सेटलमेंट जनरली कौन से होते हैं? जो कि कॉम्पैक्ट होते हैं और लार्जर इन साइज होते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है इनमें थोड़े से एरिया में, ठीक है। ये जनरली नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, इस तरह की चीज़ें करते हैं। एंड यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया जाता है, कभी कभी डायरेक्टली, कभी कभी मार्केट टाउन्स या सिटीज़ से। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिल्ली लोग आप, कई सारी चीज़ें दिल्ली में डायरेक्टली होती हैं, कई सारी चीज़ें दिल्ली में वाया गुड़गांव होती हैं, वाया मेरठ होती हैं, वाया आपका रोहतक होती है, या फिर इस तरह के एरियाज से जहाँ पे जो सैटेलाइट टाउन्स है या फिर मॉडल टाउन्स है, मार्केट टाउन्स हैं, वहाँ से होती है। गाजीपुर की मंडी से सब्जी आती है, इस तरीके से, ठीक है। नाउ द सेंसस ऑफ इंडिया 1991 डिफाइंस अर्बन सेटलमेंट्स। सेंसस ने डिफाइन किया हुआ है, एक्चुअली सेंसस की डेफिनेशन के हिसाब से ही हम डिफाइन करते हैं। तो क्या डेफिनेशन है इसमें? 4 कंडीशंस आती है। पहला, या तो वो कोई म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड, नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी हो, ठीक है। मिनिमम पॉपुलेशन कितना होना चाहिए? 5,000 पर्सन्स, एंड एटलीस्ट 75% ऑफ द पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन, वो नॉन एग्रीकल्चरल वर्क कर रही हो, ठीक है। एंड फोर्थ इज कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एटलीस्ट 400 हो, यानी कि 400 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हों, ठीक है। अब देखते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स कैसे हुआ। ऐसा तो नहीं था कि आज जो टाउन बना है वो पहले कभी कुछ था ही नहीं उधर, सडनली बस एक दिन एक टाउन क्रॉप अप हो गया या एक एरिया में, अर्बन एरिया में लोग रहने लग गए, ऐसा नहीं था। प्री हिस्टोरिक टाइम्स से हम देखेंगे तो एक पैटर्न हमें नजर आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जो हमें जहाँ की हिस्ट्री हम रिकॉर्ड सिर्फ कुछ विजुअल्स के थ्रू देख पाते हैं, जो कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, जैसे कि सोलन वैली में, भीमबेटका में, इस तरह के एरियाज में डेवलपमेंट हुई। सबसे पहले लोगों ने रहना शुरू किया, ये सबसे पहले टाउन्स थे। फिर एंशिएंट इंडिया में हम देखेंगे तो एंशिएंट इंडिया में रिलीजियस टाउन्स, कल्चरल सेंटर्स इस तरीके से बने, जैसे वाराणसी में, प्रयागराज में, मदुरई में, इन जगहों पे मंदिर बनाए गए। उन मंदिर के आसपास में किंगडम्स बनाते थे लोग, राजा अपने, और उसके आसपास में पूरा टाउन्स बनते थे। फिर मेडिवल इंडिया आया, तो मेडिवल इंडिया में जब बाहर से और लोग हमारे यहाँ पे आने लगे, मुगल्स आने लगे, ये सब आने लगे, अलग अलग जगह से आना जाना शुरू हुआ, सिल्क रोड वाला टाइम शुरू हुआ। उस समय पे किंगडम्स और प्रिंसिपैलिटीज के हिसाब से टाउन्स बनते थे। जैसे कि दिल्ली जब बना तो दिल्ली, आगरा, आपका फिरोज शाह कोटला, इस तरह की जगह जो बनाई गई वो इन लोगों ने स्पेशली बनाई, किंगडम्स उधर बनाए गए अपने, ठीक है। फिर मॉडर्न इंडिया आया। मॉडर्न इंडिया में हमारे पास में कौन थे? ब्रिटिश आए, यूरोपियंस आए। इन सब ने क्या किया? सबसे पहले ये ट्रेड करने के लिए आए थे, तो ये कोस्टल टाउन्स में सेटल होने लगे, जैसे गोवा, सूरत, पौंडीचेरी, मुंबई, इन सब एरियाज में। फिर इनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एरियाज चाहिए थे, तो उन्होंने वहाँ पे भी सेंट्रल एरियाज चूज करना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद में बिकॉज दे वर मोर अकस्टम टू कोल्ड वेदर, तो ये लोग समर्स में हिल स्टेशंस पे जाते थे, वहाँ पे इन्होंने वो डेवलप करना शुरू कर दिया। शिमला, मसूरी, लैंसडाउन, डलहौजी, ये सब एरियाज को डेवलप किया। एंड इनका मेन पर्पस क्या था? इंडस्ट्री, ट्रेड। तो ये लोगों ने मिनरल टाउन्स और ये सब चीज़ें भी डेवलप की, जैसे कि जमशेदपुर, ये सब चीज़ें। Then finally, after independence, a large number of towns have been developed as administrative headquarters. कुछ टाउन्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स की तरह डेवलप हुए, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, भुवनेश्वर,
गांधीनगर, क्योंकि ये कैपिटल्स बने हमारे स्टेट के, और यहाँ पे ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, जो भी पर्सनल इन्वॉल्व हैं इस सब में, वो सब आपको दिखेंगी। कुछ सेंटर्स, इंडस्ट्रियल सेंटर्स डेवलप हुए, जैसे भिलाई स्टील प्लांट है तो वहाँ पे सिंदरी, बरौनी, दुर्गापुर, इस तरह के एरियाज। और कुछ ओल्ड टाउन्स जो थे वो सैटेलाइट टाउन की तरह डेवलप हुए, जैसे कि दिल्ली से लगता हुआ गाजियाबाद, रोहतक, गुड़गांव, ये सब जो थे ये मेट्रोपॉलिटन के अराउंड थे, सैटेलाइट टाउन्स की तरह डेवलप हुए, क्योंकि एक एरिया लिमिटेड था यहाँ पे, उस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, मैन पावर को बेटर यूज करने के लिए, रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए सैटेलाइट टाउन्स डेवलप हुए, एंड कॉस्ट भी ईजी हो जाती है वहाँ पे, इसलिए भी। ठीक है, तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, ज्यादातर रूरल एरियाज जो है वो टाउन्स में कन्वर्ट होते हैं, टाउन्स से अर्बन एरियाज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें डेटा, तो अर्बनाइजेशन कितना है इंडिया में? इंडिया में 2011 सेंसस के हिसाब से 31.6% ऑफ द पॉपुलेशन इज अर्बनाइज्ड। ओके, अगर हम 20th सेंचुरी में देखें, यानी कि 1900 से 1999 तक, तो अर्बन पॉपुलेशन 12 टाइम्स इंक्रीज हुई। लेकिन 21st सेंचुरी में ये अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत स्लो ग्रोथ है, बहुत स्लो पेस पे ग्रो कर रही है। ठीक है, अब हमने जैसे रूरल सेटलमेंट्स का क्लासिफिकेशन देखा था, ऐसे ही फंक्शनल क्लासिफिकेशन है टाउन्स की। फंक्शनल क्लासिफिकेशन मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय देम हमने उनको डिवाइड कर दिया है। तो टाउन्स जो हैं वो सेंट्रल या नोडल प्लेसेस का रोल तो प्ले करते ही हैं, कि उनके थ्रू सारी चीजें हो रही हैं, मार्केट से लेके, प्रोडक्शन से लेके, दूर दूर चीजों जगह तक गुड सर्विसेज पहुंचाना से, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन से लेके हर चीज़ जो यहाँ पे टाउन्स में होती है। उसके अलावा कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, और वो उस टाउन के लोकेशन पे डिपेंड करता है, उसकी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, वो कुछ स्पेशलाइज सर्विसेज करती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ टाउन्स को जाना ही उनके पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के लिए जाता है, जैसे आगरा का पेठा बहुत फेमस है, तो पेठा के लिए आगरा जाना जाता है। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे भिलाई में स्टील प्लांट है तो स्टील प्लांट के लिए भिलाई जाना जाता है। जमशेदपुर में आयरन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। ओके, सो 9 टाइप्स ऑफ cities and towns have been classified broadly. पहला है administrative towns and cities. ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स जहाँ पे होते हैं हायर ऑर्डर के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, ये जनरली हमारी कैपिटल सिटीज़ हैं। और कुछ और एरियाज भी हैं, लेकिन जनरली कैपिटल सिटीज़ हैं जहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा इन्वॉल्व है, हमारा फंक्शनैलिटी वहीं से होती है। देन वी हैव इंडस्ट्रियल टाउन्स। इंडस्ट्रियल टाउन्स जो है वो प्रॉपरली इंडस्ट्रीज पे चल रहे हैं। जैसे मुंबई जब सेटल हुआ था, तो मुंबई शुरू में किस लिए सेटल हुआ था? पहला तो वो कोस्टल एरिया था, पोर्ट टाउन था, एंड दूसरा वहाँ से ट्रेड क्या शुरू हुआ? कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन मिल्स वहाँ पे बहुत सारी बननी शुरू हुई। सेम वे सालेम में, कोयम्बतूर में, मोदीनगर में, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, ये सब। देन ट्रांसपोर्ट सिटीज़ हैं। कुछ सिटीज़ जो हैं दे आर फेमस बिकॉज उनको यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे कांडला मुंबई के पास में ही है, कोची, कोड़िकोड, विशाखापट्टनम, ये सब जो हैं ये पोर्ट टाउन्स हैं। यहाँ पे पोर्ट्स हैं जिनके थ्रू वाया शिप्स हम लोग पूरा ट्रेड करते हैं अपना। कुछ इनलैंड भी होते हैं, इनलैंड हब्स भी होते हैं, जैसे आगरा, धुलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी, ये सब एरियाज बेसिकली बड़े सिटीज़ के पास हैं, सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट टाउन्स हैं, इसीलिए ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन वी हैव कॉमर्शियल टाउन्स। कॉमर्शियल टाउन्स कौन से होते हैं? जो प्रॉपरली ट्रेड और कॉमर्स में स्पेशलाइज करते हैं, जैसे कोलकाता, सहारनपुर, सतना। ओके, वी हैव माइनिंग टाउन्स। माइनिंग टाउन्स बाय द नेम वी कैन से कि जहाँ पे मिनरल्स हैं, रानीगंज, झरिया, दिग्बॉय, अंकलेश्वर, सिंगरौली, ये सब। देन वी हैव गैरिसन टाउन्स। गैरिसन टाउन्स बेसिकली वो टाउन्स होते हैं जो मिलिट्री द्वारा डेवलप किए गए हैं, जैसे अम्बाला कैंट है, जलंधर है, मऊ, बबीना, उधमपुर, ये सब एरियाज में क्योंकि मिलिट्री कैंटोनमेंट्स थे तो उसके थ्रू इनका डेवलपमेंट हुआ। देन वी हैव एजुकेशनल टाउन्स। एजुकेशनल टाउन्स कौन से होते हैं? जहाँ पे एजुकेशन सेंटर्स हैं, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, अहमदाबाद, इवन कोटा फॉर दैट मैटर। ठीक है। रिलीजियस और कल्चरल टाउन्स कौन से होते हैं? रिलीजियस और कल्चरल टाउन्स वो होते हैं जिनका कोई ना कोई बैकग्राउंड जो है, जिनकी हिस्ट्री जो है दैट इज बिकॉज ऑफ, जिनका कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, इस तरीके का। ओके, जैसे आपका उज्जैन, हरिद्वार, ऋषिकेश,
तिरुपति, कुरुक्षेत्र, पुरी, ये सब एरियाज जो हैं ये फेमस ही इसलिए हुए हैं, लोग हमेशा से तीर्थ करने वहाँ पे जाते हैं, कोई पिलग्रिम करने जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव टूरिस्ट टाउन्स, जो क्लियरली लोग समर एस्केप देखते हैं या विंटर एस्केप देखते हैं, जैसे गर्मियों में लोग पहाड़ों की तरफ भागते हैं क्योंकि वहाँ ठंडक मिलती है, तो वो उसी हिसाब से डेवलप हुए, नैनीताल, मसूरी, शिमला। या फिर गर्मियों में सर्दियों में लोग थोड़ा गर्म एरियाज में जाते हैं, जैसे जैसलमेर, ऊटी, माउंट आबू, इस तरह के, ठीक है। सिटीज़ आर नॉट स्टैटिक इन देयर फंक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू नो, कि ऐसा नहीं है कि आज कोई सिटी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जानी जाती है तो वो हमेशा सिर्फ वहाँ पे वही होता रहेगा। वो होता है वहाँ पे, लेकिन उसके फंक्शंस इंक्रीज भी होते हैं, चेंज भी होते हैं, ऐड भी होते हैं। तो सिटीज़ आर ऑलवेज डायनेमिक इन देयर फंक्शंस। सो कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे इतने सारे फंक्शंस हैं, मल्टी फंक्शनल है, कि आप उसको एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन पे डिवाइड ही नहीं कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पे नोट करनी है कि हमारी सिटीज़ को बेटर बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन लॉन्च किया, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना, और डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाना वहाँ पे लोगों के लिए, और इस तरीके से डेवलप करना कि वो इंक्लूसिव हो, यानी वो सबको हेल्प करे, एंड सस्टेनेबल हो, यानी कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हमारे पास में स्कोप रहे। सो दैट इज़ इट। एंड ये जो है ये मॉडल सिटीज़ बनाई जाएंगी, और वो इस तरीके की मॉडल सिटीज़ होंगी कि उनको रेप्लिकेट कर सके, उनको पूरे कंट्री में हम रेप्लिकेट कर पाएँ, उनकी जैसी कॉपीज़ बना पाएँ। तो दीज सिटीज़ विल बी बेसिकली लाइट हाउस टू अदर एस्पायरिंग सिटीज़, यानी कि गाइड सिटीज़ बना दी जाएंगी। इनके बेसिस पे हम और सिटीज़ को डेवलप करेंगे। सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन सेटलमेंट्स। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइजेस, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर यू लर्न समथिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन, choose the right answer in the following. Which one of the following is not located on a river bank? We know Agra is on a river, Yamuna. We know Patna is on Ganga river and its tributary. Kolkata is on Hooghly river. Only Bhopal is the town which is not on any river. Okay. Then, which of the following is not a part of the definition of the town as per Census of India? Just now we learned that density of population should be more than 400. Okay. Presence of municipality, corporation, etc. Yes. More than 75% of the population engaged in primary sector. No, it shouldn't be primary sector. It should be non-primary sector. Population size of more than 5,000 people. So we have answer as C. Then last question. In which of the following environment does one expect the presence of dispersed rural settlements? Alluvial plains of Ganga. No, people live in very compact places here. Then arid and semi-arid regions of Rajasthan. No, यहाँ पे भी लोग बहुत पास पास रहते हैं, क्योंकि जहाँ भी पानी होता है वहाँ पे उसके आसपास बहुत सारी सेटलमेंट हो जाती है। लोअर वैलीज ऑफ हिमालयाज, नहीं, यहाँ भी लोग बहुत पास पास रहते हैं। फॉरेस्ट एंड हिल्स, यस, बिकॉज यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो इस तरीके से होते हैं कि लोग दूर दूर रहते हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी का इस तरीके का कोई रीज़न नहीं है जिसके लिए उनको पास रहना पड़े। सो दैट वॉज एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर। फॉर एनी डाउट्स, क्वेरीज और एनीथिंग, जस्ट कॉमेंट, and please like, share and subscribe my video. Thank you.